डाइस पर मंच पर बैठे हुए तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत करके यहाँ पर आपकी मौजूदगी यकीनन इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी बार कोशा दामन से आपके गांव का बेटा, आपका भाई, आपका बुजुर्ग इंशाअल्लाह ताला आपके वोट और दुआओं से कोशा दामन का नया विधायक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हमारे भाई इज़हार असफ़ी साहब के जज्बात की कदर करता हूँ और मुझे यकीन है कि इनकी आंख से जो निकला हुआ एक आंसू को अल्लाह उसकी लाज रखेगा और कोचा दामन और बार बेटा की जनता उसको रायगा जाने नहीं देगी। जिसने अपनी जिंदगी का आगाज इस मट्टी से किया और इसी मट्टी में रहकर खून पसीने से यहाँ तक आया, हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं, ये आपका बेटा है, ये आपका चाहने वाला है, ये आपकी पहचान है, ये आपसे हम गुजारिश करने आए हैं कि इसकी कामयाबी की जिम्मेदारी आपकी है और आपको इनको कामयाब और कामरान करना है। कोचा दामन के लिए इज़हार असफ़ी की कामयाबी यकीनन एक बहुत ही खुशाइन बात साबित होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अभी आपके सामने ऐलान हुआ कि हर 10 पंचायत में इंशाअल्लाह ताला इज़हार असफ़ी साहब अपनी कामयाबी के बाद एक एम्बुलेंस आपको पहुंचाएंगे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और कोचा दामन की जनता से मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप इनको कामयाब करिए। हम हैदराबाद से हर साल 10-12 डॉक्टर की टीम लेकर आएंगे। वो कोचा दामन में 4-5 दिन रहेंगे दवाओं डॉक्टरों के साथ, जिसमें हमारी हामिला बहनों के भी डॉक्टर रहेंगे, बच्चों के भी डॉक्टर रहेंगे। यहाँ पर आकर मुफ्त में आपका इलाज करेंगे और आपको दवाएं भी देकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई सियासी वादा नहीं है, इंशाअल्लाह हम जो बात बोलते हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि कोचा दामन में यहाँ पर अस्पताल की, एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौथी बात जो हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन, जिसमें राजद और जेडीयू, ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है नरेंद्र मोदी के साथ। ये दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि बहन मायावती क्या कर रही है यूपी में। तो सुनो राजद के चमचों, सुनो जेडीयू के चेलों, हम तुमको बता रहे हैं कि आज मायावती ने खुलकर कह दिया, मैं सियासत छोड़ दूंगी मगर बीजेपी का साथ नहीं दूंगी। खामोश चला रहे थे। वो ओवैसी से पूछो वो हाथी क्या कर रहा है, फिक्र मत करो, हम हाथी पर बैठकर ही पटना पर कब्जा करने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और इल्जाम हम पर लगाते कि मजलिस जो है वोट काटती है, फिर कहते मजलिस जहां लड़ती है बीजेपी को जिताती है। तो सुनो राजद वालों, 5 साल पहले तुमने कोचा दामन को आकर 3 लोग आए थे बरपट्टा में, लालू, नीतीश और कांग्रेस के कौन थे नहीं मालूम, वो आए थे, आकर कहा था हमको वोट दो, बीजेपी को रोक देंगे, संघ परिवार मुक्त भारत करेंगे। मगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है
तो राजद भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है और जेडीयू भी जिम्मेदार है। हमारा नाम लेकर डराया गया था, ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। अब क्या हुआ बताओ? क्यों बिहार में बीजेपी का राज चल रहा है? कैसे नीतीश कुमार राजद को छोड़कर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहा है, इसका हम जिम्मेदार हैं। फिर बोलते हम लड़ते हैं तो बीजेपी जीतती है। किशनगंज का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 1.5 साल पहले। अख्तर ईमान मंजलिस के कैंडिडेट अख्तर ईमान ने 3 लाख वोट लिए, जेडीयू ने 3,25,000 और कांग्रेस ने 3.5 लाख वोट लिए। तो बताओ, ये अगर अख्तर ईमान नहीं लड़ते तो वहां पर भी किशनगंज में तुम टाई टाई हो गए। पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, एक भी सीट पर राजद का आदमी कामयाब नहीं हुआ। लालू के परिवार का कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ। बताओ, क्या हम वहां पर उड़कर गए थे या हमारे जिन जाकर बोले थे लोगों को वोट मत दो? हम तो नहीं लड़े चुनाव। 40 सीट में हम एक ही सीट पर लड़े, किशनगंज नहीं मिली कामयाबी, कांग्रेस जीती। वो दूसरे जो बचे सीट पर क्या हुआ? कैसे हार गए? कहां गया राजद का वोट? मोदी के पास चला गया। कहां गया कांग्रेस का वोट? मोदी के पास चला गया। मगर किससे शिकायत कर रहे? जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, तुम्हारी वजह से। हमारा हाल तो ऐसा हो गया मां और बहनों कि अगर कोई 50 साल का लड़का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई तो हम जिम्मेदार। किसी के घर में सुबह तहज्जुद के वक्त मुर्गा नहीं पुकारा तो हम जिम्मेदार। घर में भैंस दूध नहीं दिया तो हम जिम्मेदार। बकरी दूध नहीं दी, हम जिम्मेदार। अरे कितने कामों को हमारी झोली में डालोगे? कभी अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो कि तुम्हारी गर्दन मोटी हो चुकी है गुरूर और तकब्बुर से। और बोलते ओवैसी नफरत फैलाता है, ओवैसी नफरत फैलाता है। अब सुनो, ये बोलते कि जहां ओवैसी जाता वहां बीजेपी जीतती है। कांग्रेस से पूछो आप, महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील बैठे हैं, इधर आइए। ये वहां के एमपी है इम्तियाज जलील, माशाल्लाह चेहरे से भी खूबसूरत हैं, दिल के भी अच्छे हैं। इन्होंने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। 23 साल औरंगाबाद की सीट पर फिरका परस्त पार्टी शिवसेना थी, इम्तियाज जलील ने हराया उनको। इनकी मुखालिफत कांग्रेस ने भी की, शिवसेना ने भी की, उसके बावजूद भी इम्तियाज जलील जीत गए। इसी तरह कोचादामन में इजहार के खिलाफ राजद भी है, जेडीयू भी है और इंशाल्लाह तुम और अल्लाह इसको कामयाब करेंगे। वहां पर शिवसेना से मिलकर निकाह कर लिए, वो निकाह जायज। हम इनको दूल्हा बनाना चाह रहे, इनको कोचादामन का दूल्हा बनाना चाह रहे। तो बोल रहे ये क्या कर रहा है? मैं दूल्हा नहीं बना रहा हूं, इनको बनाना चाहता हूं। इनको कोचादामन का लीडर बनाना चाहता हूं, सीमांचल का लीडर बनाना चाहता हूं, ताकि आपकी आवाज बिहार में पटना की विधानसभा में गूंजे। हम पे उंगली उठाते और हमको बोलते कि वोट काटते हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूं बिहार की। बिहार के आपको मालूम, मैं बता रहा हूं आपको, जरा सुनिए। बिहार में मुस्लिम अक़लियत की आबादी कितनी है आपको मालूम? आपको मालूम भाईजान? आपको मालूम? 17% है मुस्लिम अक़लियत की आबादी। कितनी है? जोर से बोलो। हमारे यादव भाइयों की कितनी आबादी है मालूम? कितनी है? 14%। सही कहा नौजवान। 17% कौन है? मुस्लिम अक़लियत। 14% कौन है? कितने बिहार के असेंबली में मुस्लिम अक़लियत के जीत कर जाते? कितने जीत कर जाते? सिर्फ 23। तो 17% का कितना हुआ? 9% खाली।
कितना हुआ? 9%। हमारे यादव भाई 14% है। उनका कितना एमएलए जीतता है? कितना जीतता है बोलो? कितना कितना? 55 से ज्यादा हमारे यादव भाई जीत कर जाते हैं। 14%, 55 से ज्यादा, 14%, 17% और सिर्फ 23 हम वोट कटवा है, हम वोट काट रहे हैं। मैं सलाम करता हूं बिहार के यादवों को। आपने असदुद्दीन ओवैसी को सिखा दिया कैसे बिहार में चुनाव जीता जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम जिताएंगे यहां से को। जब बिहार की विधानसभा में 14% यादव भाई के लोग 55 से ज्यादा जीत कर आते हैं, तो क्या कोचा दामन से आपका बेटा नहीं जीत सकता? क्या कोचा दामन सीमांचल से मंदलिस का उम्मीदवार नहीं जीत सकता? जब राजद का तेजस्वी के पीछे पूरा यादव जुड़ चुका है, मेरे भाई मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको लीडर बनाने को आया हूं। मैं आपको यही नहीं कह रहा हूं मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ना चाहता हूं, तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे पीछे दौड़ना चाहता हूं मेरी मां और बहनों, आप मेरा साथ दो। मैं आपसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूं, मेरा साथ दो। मैं आपके बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहता हूं, हमारा साथ दो। मैं आपको अस्पताल खुलाना चाहता हूं, मेरा साथ दो। मैं डिग्री कॉलेज खुलाऊंगा, मेरा साथ दो। मैं कोचा दामन में रेलवे स्टेशन खुलाऊंगा, मेरा साथ दो। मैं कोचा दामन में सीमांचल से इंसाफ करूंगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं किसी को चैन से नहीं बैठूंगा, तुम मेरा साथ दो। सीमांचल से इंसाफ के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। सीमांचल आपकी सरजमीन है। 70 साल से इंसाफ नहीं हुआ सीमांचल से। आज इंसाफ लेने का टाइम आ चुका है। लोग बोलते हुए इसी जब आता है तो जज्बाती बात करता है, जज्बाती बात करता है। बताओ मैं कैसी जबान में बात करूं? बताओ कोचा दामन की जनता, मैं मीठी मीठी जबान में बात करूं? मैं मीठी मीठी जबान में बात करूं? मैं किसी की खुशामद की जबान में बात करूं? मैं मोदी से डर के बात करूं? मैं राजद के डर से बात करूं? मैं कांग्रेस से डर के बात करूं? या फिर सिर्फ अल्लाह से डर के हक को बयान करो? तुम बयान करो। यही तो फर्क है। 30 साल से मीठी मीठी बातें कर करके सीमांचल की जनता के हक को हड़प लिए, अपने घरों को महल बना दिया, मगर सीमांचल के बच्चों का मुकद्दर गारत कर दिया, स्कूल खत्म कर दिया, अस्पताल निकाल दिया, डॉक्टर नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं। ये हमारी लड़ाई है। अगर आप हमारा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि अब इनकलाब लिखा जाएगा सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला। और सुनो राजद वालों, सुनो कांग्रेस के लोगों, जो तुम कहते ना कि मैं जज्बाती गुफ्तगू क्यों करता हूं, इसलिए कि मैं जब सीमांचल के बच्चों को मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बेबसी के आलम में देखता हूं, तो मेरे दिल में एक तकलीफ होती है। मेरे दिल में तकलीफ होती है कि जब पटना में स्कूल मिल सकता, कॉलेज मिल सकता, दरभंगा में एयरपोर्ट मिल सकता, जब नालंदा में कॉलेजेस खुल सकते हैं, तो सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं खुल सकता? यही वजह से हम जज्बाती हो जाते हैं। मुझे माफ करना अगर मेरी जबान से किसी को तकलीफ होती है। मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं उसी वैसी तरह, यहां पर एक नहीं, बंदर एक, बाहर एक नहीं, मैं जो कुछ हूं तुम्हारे सामने हूं। और आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई हमारे दिल के करीब है। सीमांचल की लड़ाई हमारे दिल के करीब रहेगी और इंसाफ होगा। इंसाफ अगर नहीं होगा तो फिर जो कोई पटना में गवर्नमेंट बनाएगा, हम लाखों की तादाद में
जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण से मार्च किया था, उसी तरह सदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता को कोचा दामन और किशनगंज से लेकर पटना जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब आप 7 नवंबर को अपने पोलिंग बूथ को जाएंगे, मेरी माँ और बहनों, या जो मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाह रहा हूं, मेरी माँ, तुम्हारा बेटा तुमसे कह रहा है कि 7 नवंबर को जब आप जाएंगे तो शेरनी की तरह जाओ, एक शेरनी की तरह जाओ। और हमारे बुजुर्ग और ये नौजवान जब 7 तारीख को वोट डालने जाएंगे, एक जख्मी शेर की तरह जाओ बोलेंगे। इसलिए कि 30 साल से सीमांचल का खून चूसा गया, शिकारियों ने आकर हमारा शिकार किया, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का शिकार किया। और शेर सबसे ताकतवर उस वक्त होता है जब जख्मी होता है। तो शेरनियों और शेर की तरह पोलिंग बूथ को जाओ, और जब पोलिंग बूथ में जाओगे तो पतंग छाप निशान दिखाई देगा। ये पोलिंग बूथ में जाओगे तो 4 नंबर पर पतंग छाप का बटन दिखेगा। इस बटन पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए। और याद रखिए, जब राजद के लोग आएंगे यहां पर आकर कहेंगे, क्या कहेंगे, मैंने इतनी गुफ्तगू की सीमांचल की, कोचा दामन की, वो कहेंगे ओवैसी को वोट मत दो वरना बीजेपी आ जाए। राजद वालों, अब शेर आरा की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। हमने सीमांचल के हर बच्चे को और हमारी बच्चियों को शेर और शेरनी बना दिया है, और शेर से डरने वाले नहीं। बीजेपी का डर दिलाओगे और कोचा दामन में स्टेशन नहीं खोलोगे, बीजेपी का डर दिलाओगे, स्कूल को बंद कर दोगे, बीजेपी का डर दिलाओगे और किसान को मक्का की फसल के पैसे नहीं मिलोगे, जमीन बाढ़ से, पानी से जमीन कट जाती है बीजेपी को। अरे भाई, हम इंशाअल्लाह बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, नीतीश को हराएंगे, राजद को हराएंगे, कांग्रेस को हराएंगे। इज़हार असफी का मुकाबला किससे है? किससे है? ये एक आदमी खड़ा हुआ है आपकी आवाज बनकर। कोचा दामन की उम्मीद की एक शमा को उसने रोशन किया, और तमाम बातिल ताकतें उस शमा को बुझाना चाहती हैं। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अपने फजल और करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस 7 तारीख के चुनाव में लाखों की तादाद में लोग इज़हार साहब को वोट देंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। ये राजद के लोग आ रहे, पूछना उनको, जब ट्रिपल तलाक का बिल पहली मर्तबा पेश हुआ पार्लियामेंट में, ट्रिपल तलाक का जब मसला पार्लियामेंट में पेश हुआ, किसने उस ट्रिपल तलाक बिल के ताल्लुक से कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? किसने कहा था? पहली मर्तबा हमने अकेले खड़े होकर कहा था। जब एनपीआर, एनआरसी, सीएए का कानून भारत की पार्लियामेंट में आया तो हम और इम्तियाज जलील खड़े हो गए। हमने नरेंद्र मोदी की हुकूमत 308 एमपी, नीतीश कुमार के 17 एमपी, कांग्रेस के 55 एमपी, सबके सामने हमने खड़े होकर कहा कि सीएए, एनपीआर, एनआरसी भारत के संविधान के खिलाफ है। ये भारत के मुसलमानों बल्कि मजहब के नाम पर नाइंसाफी करता है। और हमने मोदी हुकूमत के सामने पूरे देश को पैगाम देने के लिए उस बिल को फाड़ दिया। आपको मालूम सीएए, एनपीआर, एनआरसी क्या है? क्या राजद और कांग्रेस वाले सीएए, एनपीआर, एनआरसी पर बात करेंगे? आपने सुना राजद को सीएए, एनआरसी पर बात करते हुए? क्यों नहीं करेंगे? वो बोलेंगे, अरे अगर हम एनआरसी के बारे में बोलेंगे तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। यही कहेंगे, बीजेपी मजबूत हो जाएगी। जो हमको सीमांचल के लोगों को घुसपैठी कह रहा है,
हमको बदनाम कर रहा है, हमको घर से निकालने की बात कर रहा है, हमको भारत से निकालने की बात कर रहा है, तुम उनकी बात नहीं करोगे, तुम उनकी बात नहीं करोगे। सीमांचल की जमीन पर बसने वालों को मोदी और आरएसएस ने कहा ये घुसपैठी है। बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप घुसपैठी हो? क्या आप भारत के शहरी नहीं है? क्या आप भारत के शहरी है ना? आप भारत के शहरी है ना मेरी मां और बहनों? तो ये बीजेपी वाले बोल रहे, राजद वाले कुछ नहीं बोले, कांग्रेस कुछ नहीं बोला, किसने बोला? अख्तर अली मानसूद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल पर बसने वाले गयूर लोग हैं, वो भारत के शहरी हैं, घुसपैठी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआओं से, आपके वोट से आप 7 तारीख के दिन सुबह निकलिए, अपने बेटे को, अपने भाई को और अपने खादिम को अपने दुआओं से, अपने वोट से नवाज कर कोचा दामन में एक नई तारीख रकम करिए। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? क्या आप लोग मजलिस का साथ देंगे? क्या मेरी माँ और बहनों आप मजलिस का साथ देंगे? क्या मेरी माँ और बहनों आप मजलिस का साथ देंगे? हमारे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर।